हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या दे रखा है हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी का किस तरीके से किया जाता है। तो पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू द लीगल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यानी कि ये एक लीगल प्रोसेस है, किस तरीके से हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, किसके थ्रू, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आरओसी। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब रिप्लेस हो चुका है किससे, कंपनीज एक्ट 2013 से। Once incorporated, a company gains a separate legal entity status, meaning it can own property, sue and be sued in its ओन नेम। ये हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था। यानी कि एक बार जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसको क्या मिल जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है, और वो ओन कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी, किसी को भी सीयू कर सकती है और किसी के थ्रू भी सीयू हो सकती है, किससे, इट्स ओन नेम। यानी कि कंपनी के पास उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे, स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होता है उस कंपनी का, वो देखते हैं, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती है। पहला क्या दे रखा है हमारा, इसे पढ़ते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू। पहला है प्रिलिमिनरी स्टेज, यानी कि पहली स्टेज कौन सी होती है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। हमने प्रमोशन पढ़ा था चैप्टर 1 में। प्रमोशन क्या होता है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रमोटर जो होता है ना, पीपल हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी। यानी कि जो एक आइडिया आता है कि हमें किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और किस तरीके से उसको डेवलप करना है, वो क्या होता है हमारा, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। बिफोर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन करने से पहले, द प्रोमोटर्स कौन, द पीपल हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी अंडरटेक द फॉलोइंग टास्क। कौन कौन से टास्क होते हैं वो, पहला होता है हमारा सेलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी। हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारी कंपनी किस टाइप की होने वाली है, प्राइवेट होने वाली है, पब्लिक होने वाली है, एलएलपी होने वाली है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या किसी और तरीके की हमें कंपनी बनानी है, तो हमें डिसाइड करना होगा कि किस टाइप की कंपनी हमें बनानी है। नेक्स्ट क्या है, हम चूज अ यूनिक कंपनी नेम एंड गेट इट्स अप्रूव्ड बाय द आरओसी। हमें फिर अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का क्या नाम होने वाला है, और वो नाम हमें किससे अप्रूव कराना होगा, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। क्लियर। फिर हम क्या देखते हैं, डिसाइड ऑन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। हम क्या करेंगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, यानी कि हमारा प्रॉफिट मोटिव होने वाला है, या फिर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड करने वाले हैं कोई काम, या फिर हमारी कोई और कंपनी होने वाली है, तो हमें क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करने होंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, अरेंज इनिशियल कैपिटल एंड आइडेंटिफाई फर्स्ट डायरेक्टर। हमें अपनी इनिशियल कैपिटल अरेंज करनी होगी कि हम कितनी कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा पहला डायरेक्टर कौन होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। जब हम अपने इनकॉर्पोरेशन करेंगे किसी कंपनी का, तो हमें क्या देखना होता है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने हैं आरओसी के पास। टू लीगली रजिस्टर अ कंपनी, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद द आरओसी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा होता है, ये हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो कि क्या बताता है, डिफाइन इट्स नेम, ऑब्जेक्टिव एंड पावर। इस मेमोरेंडम में हम बताते हैं हमारा नाम क्या होने वाला है कंपनी का, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं, और कौन कौन सी पावर्स रहेंगी उस कंपनी के पास जो कि वो काम करेगी। अब इस डॉक्यूमेंट को साइन कौन कौन करता है, मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स। और ये 7 मेंबर्स कब होंगे, जब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो एमओए कौन साइन करेगा, 7 मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और अगर हम वही प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कौन साइन करने वाला है, 2 मेंबर्स। हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं इनिशियल इनकॉर्पोरेशन के लिए, 7 मेंबर्स, और पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स। नेक्स्ट देखा हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजिंग द कंपनी। हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने वाले हैं किसी भी कंपनी में। स्पेसिफाइज डायरेक्टर्स पावर, यानी कि हमारे डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर होने वाली है, शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होने वाले हैं, और वोटिंग राइट्स क्या क्या रहेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में।
नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, डिक्लेरेशन बाय प्रमोटर और डायरेक्टर, यानी कि हमें अपने प्रमोटर और डायरेक्टर से भी डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है। और वो डिक्लेरेशन क्या होती है, इलीगल डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 हैव बीन फुलफिल्ड, यानी कि जितने भी कोई भी रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनीज एक्ट 1956 की वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, वो कौन डिसाइड करेगा, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर। नेक्स्ट के साइन बाय द प्रमोटर, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि जो भी डिक्लेरेशन दी जा रही है ना प्रमोटर और डायरेक्टर के द्वारा, वो साइन भी करेगा एक प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर कंपनी का सेक्रेटरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि हमारे जो भी डायरेक्टर्स होने वाले हैं उनकी हमें कंसेंट भी चाहिएगी। ए रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म द फर्स्ट डायरेक्टर्स दैट दे एग्री टू टेक अप द रोल, यानी कि जो हमारा पहला डायरेक्टर बनने वाला है ना उसकी हमें कंसेंट ज़रूरी है, और वो भी रिटन डिक्लेरेशन चाहिए हमें कि ये फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाला है हमारी कंपनी का। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, जहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा हमें उसका एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा आरओसी को। डॉक्यूमेंट्स शोइंग द ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ेगा ऑफ द कंपनी वेयर लीगल कॉरस्पॉन्डेंस विल बी सेंड, यानी कि एक कंपनी होती है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हमें उस रजिस्टर्ड ऑफिस का भी एड्रेस प्रूफ देना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्या है, डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमें अपनी डिटेल देनी पड़ेगी शेयर कैपिटल की, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, और कितनी पेड अप कैपिटल है। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। फीस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हमारी जितनी भी एक कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है ना शेयर कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी जाती है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट की हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है तो अमाउंट फ़ी की भी ज़्यादा जाएगी, और अगर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की अमाउंट कम है तो फ़ी कम जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमें किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। वंस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कि आरओसी रजिस्टर द कंपनी को रजिस्टर कर लेता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है, मेकिंग द कंपनी अ लीगल एंटिटी, हमारी कंपनी जब भी एक लीगल एंटिटी मानी जाएगी जब हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी कैन नाउ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर किसी भी एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपने नाम पे करती है, और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाएगा उसी तरीके से कंपनी एंटर हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है और अपने जितने भी काम हैं, जितने भी उसके ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो कर सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वो और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI बोलते हैं इसे, एक लीगल प्रूफ होता है दैट इज द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, यानी कि हमारे पास लीगल प्रूफ है इस चीज़ का कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है लॉ के अंडर, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, एक तो उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाती है कंपनी को, द कंपनी बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वही हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। राइट टू कमेंस बिजनेस, उसके पास राइट होता है कि वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है। ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वाइल अ पब्लिक कंपनी नीड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ना, जब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है, और लेकिन प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही काफ़ी रहता है और वो जब उसी के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था अपनी कंपनी का। द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ शेयर होल्डर्स चेंज, यानी कि अगर कोई भी हमारा शेयर होल्डर आ रहा है, जा रहा है, कंपनी छोड़ रहा है, उसके मेंबर्स कंपनी में है या नहीं है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, कंपनी हमेशा रन करती रहेगी। अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। पहला केस होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि अगर हम कभी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसका इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्वायर्स ओनली 2 मेंबर्स एंड 2 डायरेक्टर्स। कभी भी हम प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर्स की नीड होती ही होती है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि हम प्राइवेट कंपनी की जब भी बात करते हैं तो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, वो पब्लिक को भी अलाउ नहीं करती अपने शेयर सब्सक्राइब करने में, ये किसका काम होता है, पब्लिक कंपनी का।
नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, उसको कम से कम 7 मेंबर्स और 3 डायरेक्टर्स चाहिए, उसके बाद ही कंपनी एक रजिस्टर हो पाएगी एज अ पब्लिक कंपनी। कैन इशू शेयर टू द पब्लिक, ये सबको पता था, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हम पब्लिक को रजिस्टर मतलब इशू कर सकते हैं। मस्ट गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था पॉइंट कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी का किस तरीके से इनकॉर्पोरेशन होता है। एक फॉरेन कंपनी स्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफिस और सब्सिडरी इन इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी हमारी सबसे पहले बात कौन सी होती है, जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हो और बिजनेस कहाँ हो रहा हो उसका इंडिया में। यहाँ पे क्या देखा है, अगर कोई ब्रांच ऑफिस या कोई सब्सिडरी इंडिया में है जिसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा के अकॉर्डिंग हमारे जितनी भी फाइल्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो वो आरओसी के पास सबमिट हो। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं आरओसी के पास इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो व्हेन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 सर्टीन लीगल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं आरओसी के पास टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कंपनीज पर्पस, कंपनी का पर्पस बताएगी, स्कोप बताएगी और फंडामेंटल डिटेल्स बताएगी कंपनी के बारे में। तो कंटेंट कौन कौन से होते हैं एमओए में, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये हमें याद करना होगा। ये टोटल 6 क्लॉज होते हैं जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। नेम क्लॉज में क्या होता है, स्पेसिफाई द कंपनीज नेम, कंपनी का नेम बताता है हमारा एमओए। मस्ट एंड विद लिमिटेड और फॉर पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्राइवेट कंपनीज, यानी कि अगर हमारी कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा कि वो लिमिटेड लगा के कि वो पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट के लिए हमें लिखना होगा वो प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या बोलता है, द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द कंपनीज वेयर नोटिस एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंट, यानी कि हमें ऑफिशियल एड्रेस देना होगा किस चीज़ का, कंपनी का, जहाँ पे जितने भी नोटिस हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं हम वहाँ भेजते हैं उसको। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, डिफाइंस द मेन बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है उसके बारे में लिखना होगा कि जो कंपनी करती है। लायबिलिटी क्लॉज स्पेसिफाई वेदर मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और अनलिमिटेड होती है, हमने वो भी देखा था कि लिमिटेड किस बेस पे होती है, अनलिमिटेड किस बेसिस पे होती है, ये वीडियो 1 में है हमारे। तो लायबिलिटी क्लॉज क्या बताता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है या अनलिमिटेड रहने वाली है। कैपिटल क्लॉज क्या बताता है हमारा, मेंशंस द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल क्लॉज, हम कैपिटल से बात करें, कैपिटल क्लॉज कहाँ आ जाएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है और कितने डिविजन्स में वो शेयर्स में डिवाइड हुई है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है, लिस्ट द नेम ऑफ द इनिशियल सब्सक्राइबर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड, यानी कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हमें लिस्ट देनी होगी हमारे इनिशियल सब्सक्राइबर्स की, हमारे पहले सब्सक्राइबर्स कौन से, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं कंपनी में। फिर साइनिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कौन कौन साइन करेगा, मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स फॉर पब्लिक कंपनी, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, एंड 2 सब्सक्राइबर फॉर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हु ऑल्सो अटैच्ड द सिग्नेचर, यानी कि किसी एक विटनेस के सामने वो साइन होने चाहिए। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम क्या देखेंगे, रूल्स क्या क्या है, रेगुलेशंस क्या क्या है। एमओए में क्या पढ़ा था हमने, 6 क्लॉज पढ़े थे, कौन कौन से 6 क्लॉज थे वो, हम सबसे पहले नेम बताएंगे, हमारी कंपनी का क्या नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, हमारे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी लायबिलिटी मेंबर्स होल्ड करते हैं, कितनी ऑथराइज कैपिटल है और उस कैपिटल को हमने कितने शेयर्स में डिवाइड कर रखा है। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज के में पहले जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी हमें लिस्ट देनी होगी और बताना होगा उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, हमें इस शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर बताना होता है, ट्रांसफ़र हमारे शेयर्स होते हैं नहीं, मीटिंग और वोटिंग राइट्स के बारे में बताना होता है, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स बताना होता है, डिविडेंड्स एंड रिजर्व बताना होता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसके भी 6 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना हमारे एओए का वो होता है शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि डिटेल्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है कि हमारे जितने भी शेयर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड करे गए हैं।
नेक्स्ट होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, हमारी ट्रांसफ़र किस तरीके से, यानी कि पब्लिक कंपनी हो रही है तो हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक को, लेकिन अगर वहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफ़र करने में। अब यहाँ पे लिख रहा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वही हो गई पब्लिक कंपनी की बात और प्राइवेट कंपनी की बात। मीटिंग एंड वोटिंग राइट्स के बारे में, रूल्स रिगार्डिंग जनरल मीटिंग एंड वोटिंग प्रोसीजर, यानी कि जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में किस टाइप का वोटिंग प्रोसीजर होता है। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डिफाइंस द डायरेक्टर्स रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, हमें बताना होता है हमारे डायरेक्टर्स की क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या पावर्स हमने अलॉट कर रखे हैं अपने डायरेक्टर्स को। डिविडेंड्स एंड रिजर्व स्पेसिफाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो किस तरीके से अपना प्रॉफिट डिवाइड करती है और किस तरीके से उसकी डिविडेंड पॉलिसी है वो किस तरीके से डिविडेंड अलॉट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसमें देखते हैं हम रेगुलेशंस रिलेटेड टू फाइनेंस रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, यानी कि हर चीज़ का हमें एक फाइनेंस रिकॉर्ड रखना चाहिए और ऑडिट किस तरीके से हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करनी होती है। अब AOA साइन कौन करता है, साइनिंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी साइन बाय द सेम सब्सक्राइबर्स एज द MOA, यानी कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं हमारे जो MOA को साइन करते हैं सेम वही AOA को भी साइन करते हैं। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, यानी कि एक विटनेस होना ज़रूरी होता है, उसी के सामने साइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, यानी कि फॉर्म नंबर 1, ठीक है, ए लीगल डिक्लेरेशन दैट कन्फर्म्स द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 फॉर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि फॉर्म नंबर 1 में हमें बताना होता है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब फुलफिल की जा चुकी हैं एज पर कंपनीज एक्ट 1956। और ये साइन कौन करता है, मस्ट बी साइन बाय अ प्रोमोटर, डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी और अ लीगल प्रोफेशनल। अब इसका पर्पस क्या होता है, इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर जेन्युइन एंड लीगली कंप्लाइंट, यानी कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो जेन्युइन है और लीगली कंप्लाइंट है। हेल्प करता है कि कोई भी फ्रॉडलेंट नहीं हो रहा है, जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। अगर हम ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से फाइल कर देंगे तो ये प्रिवेंट करता है कि फ्रॉडलेंट हो ही नहीं सकता इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। अब नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का हम नोटिस कहाँ देते हैं, फॉर्म नंबर 18 में। एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड लीगल नोटिस विल बी सेंड। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा वो होता है कि हर एक कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ पे वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल नोटिस भेजते हैं। डिटेल्स रिक्वायर क्या क्या होती हैं फॉर्म नंबर 18 में, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका फुल एड्रेस देना होता है, उस एड्रेस का प्रूफ देना होता है, यानी कि रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो जाएगा और यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स हमारे वो होते हैं वाटर सप्लाई का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आता है हमारा। डेट फ्रॉम विच द ऑफिस विल बी ऑपरेशनल, हमें वो डेट बतानी होती है कि किस दिन से वो ऑफिस वर्किंग में आ चुका है। नेक्स्ट क्या होता है पर्टिकुलर्स फॉर डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सेक्रेटरी, इसको हमको इसमें देते हैं फॉर्म नंबर 32 में। इसमें क्या होता है प्रोवाइड करते हैं हम डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कि जो हमारा पहला डायरेक्टर होता है कंपनी का उसकी डिटेल्स, मैनेजर्स एंड कंपनी का जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो एक कंपनी सेक्रेटरी ज़रूर होता है, उसकी भी डिटेल्स हमें देनी ज़रूरी होती है। और ये डिटेल्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं, उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन से वो इस कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होती है। कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर की कंसेंट की वो एक्ट करने वाला है एज अ डायरेक्टर, साइन बाय ईच डायरेक्टर, यानी कि हमने क्या पढ़ा था 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी होता है तो इसलिए वो साइन कराए जाते हैं हर एक डायरेक्टर से। इसका पर्पस क्या होता है ऐसा करने का, ऐसा करने का पर्पस होता है इंश्योर द आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी पता हो, उनकी एलिजिबिलिटी पता हो कि वो इस काबिल हैं कि वो डायरेक्टर बन सकते हैं या नहीं अंडर द लॉ, एज मतलब लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय अ प्रोफेशनल, यानी कि जो हमारा कोई प्रोफेशनल होगा ना उसका डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या दे रखा है, ये डिक्लेरेशन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका डिक्लेरेशन या एडवोकेट का या कंपनी सेक्रेटरी का क्लैरिफाई करता है क्या द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। द डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर एक्यूरेट एंड कम्प्लीट, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, वो कंप्लीट हैं। ये कौन बताता है, ये हमारे प्रोफेशनल्स बताते हैं। कैसे, जब वो डिक्लेरेशन देते हैं,
प्रोसेस ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी, हमारी क्या प्रोसेस होती है जब हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं आरओसी को। तो पहला क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स को, जिससे हम क्या इंश्योर करते हैं, यानी कि जो हमारा एमओए बना था, एओए बना था, वो हम करेक्टली फाइल कर रहे हैं या जितने भी साइन होने थे वो है उसमें या नहीं है। सबमिट टू द आरओसी, हम आरओसी को सबमिट करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विद आरओसी, ये हमारी मर्जी है, या हम आरओसी के पास जाके फिजिकली उसे दें या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दें हम आरओसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या होता है, वेरिफिकेशन बाय आरओसी। अब आरओसी का काम होता है कि वो वेरीफाई करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। द आरओसी चेक फॉर कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 1956, एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आरओसी उसको वेरीफाई करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं या नहीं आए वो सब सही है या नहीं है। अप्रूवल एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो अप्रूवल मिल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, मतलब आरओसी क्या करेगा, इशू कर देगा उस सर्टिफिकेट को। इफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ऑर्डर में है, तो आरओसी क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हम क्यों फाइल करते हैं दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। इंश्योर दैट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ये हम इंश्योर कर लेते हैं, अगर हम सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल जाएगा तो हमने क्या इंश्योर कर लिया कि लीगल एग्जिस्टेंस है हमारी कंपनी की। नेक्स्ट, डिफाइंस द कंपनीज पावर, कंपनी की हमें पावर बताएगा, कंपनी की लायबिलिटी बताएगा और कंपनी का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताएगा हमें। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट करेगा शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा। नहीं, हेल्प इन अवॉइडिंग लीगल डिस्प्यूट्स एंड पेनल्टीज, हेल्प करेगा हमारी अवॉइड करने में किस चीज़ को, लीगल डिस्प्यूट और पेनल्टीज़ को। नेक्स्ट है अब हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब हमारी कंपनी बन जाती है ना और हमें पता चलता है कि नहीं अब हमें हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो शिफ्ट हो रहा है, या फिर हमें अपना नेम किसी रीज़न से या गवर्नमेंट ने कह दिया या किसी और अदर रीज़न से हमें अपना नेम चेंज करना पड़ रहा है, या हमारे ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑल्ट्रेशन करना होता है। ऑल्ट्रेशन मतलब होता है चेंज करना पड़ता है हमें अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इस चेंज करने की क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहली बात, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द स्कोप। हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता था, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। अगर एनी अल्ट्रेशंस टू इट मस्ट डन इन कंप्लायंस विद लीगल प्रोसीजर, यानी कि अगर हम इन चीज़ों को भी चेंज करते हैं ना तो उसके लिए भी हमें एक लीगल प्रोसीजर से गुजरना होता है। अब प्रोविजंस क्या क्या होते हैं ऑल्ट्रेशन के, एज पर सेक्शन 17 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ए कंपनी कैन ऑल्टर इट्स एमओए इन द फॉलोइंग क्लॉज, यानी कि कंपनी एमओए को कैसे ऑल्टर कर सकती है फॉलोइंग क्लॉजेस के थ्रू। सपोज करो हमारा नेम क्लॉज है और हमें अपना कंपनी का नेम बदलना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, हमें सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, कहाँ, जनरल मीटिंग में। उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिएगा कि हमें अपनी कंपनी का नेम चेंज करना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है। फिर हमें फाइल करना पड़ेगा अपना फॉर्म 1B विद रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी को। फिर आरओसी विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद अ न्यू नेम। इतना प्रोसेस होने के बाद, यानी कि अगर हमें अपना नाम चेंज करना है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कहाँ पर, जनरल मीटिंग में। हमें अप्रूवल चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें अपना नाम चेंज करना है, और उसके बाद हमें एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 1B। किसको फाइल करना होगा, आरओसी को। और आरओसी क्या करेगा, न्यू एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक नए नाम के साथ इशू कर देगा। यहाँ पे क्या देखा, एक्सेप्शन, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ द कंपनी एड्स और रिमूव प्राइवेट इन इट्स नेम ड्यू टू कन्वर्जन इनटू अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। यानी कि अगर कोई कंपनी एक पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में बदल रही है, प्राइवेट से पब्लिक में बदल रही है और उसको कोई प्राइवेट हटाना या लगाना है तो उसके लिए कोई अप्रूवल रिक्वायर नहीं होती कंपनी को। नेक्स्ट क्या आता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अगर हमारा कोई ऑल्ट्रेशन हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, तो a company may need to shift its registered office within the same city, state or to another state। यानी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कहाँ हो रहा है, विद इन सेम सिटी में, स्टेट में या अनदर स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, अगर विद इन द सेम सिटी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन काफ़ी रहेगा, यानी कि हम बोर्ड में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उनमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विद इन द सेम सिटी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। विद इन द सेम स्टेट हो रही है बात तो, बट आउटसाइड सिटी लिमिट्स, तो क्या करेंगे हम, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे। हमें फॉर्म फाइल करना होगा 23, किसको, आरओसी को।
और अगर टू अनदर स्टेट, किसी और स्टेट में हो रही है तो क्या करना होगा, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर, यानी कि जहाँ हम रहते हैं ना, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ का जो रीजनल डायरेक्टर होगा उससे अप्रूवल चाहिएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, फॉर्म 23 फाइल होगा आरओसी को, और हमें नोटिफाई करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है अनदर स्टेट में। यहाँ पे याद रखने वाली ये बात थी, अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो सेम सिटी में चेंज हो रहा है, या फिर सेम स्टेट में हो रहा है, या फिर वो अनदर स्टेट में हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सेम सिटी में हो रहा है तो बोर्ड रिजोल्यूशन ही काफ़ी है। सेम सिटी में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो सेम सिटी ही काफ़ी है। और अगर हम देखें कि विद इन सेम स्टेट में हो रहा है लेकिन आउटसाइड सिटी की लिमिट्स, सेम स्टेट लेकिन विद इन आउटसाइड सिटी लिमिट्स, ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म 23 आरओसी को। क्लियर, अगर सेम सिटी, अगेन सेम सिटी है तो क्या करना होगा, हमें सिर्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन काफ़ी रहेगा, और सेम स्टेट लेकिन सिटी से बाहर तो स्पेशल रेजोल्यूशन और फॉर्म 23। और वहीं बात करें हम अपनी अनदर स्टेट, अगर अनदर स्टेट की बात है तो अप्रूवल फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म 23 टू आरओसी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट क्लॉज की। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, एक कंपनी कैन एक्सपेंड, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और चेंज इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव। या तो हमारा जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है ना, हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ हम ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे। अब हमने डिसाइड करा नहीं, ब्लैक के साथ हम वाइट भी बनाएंगे, तो हमने अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, ऑब्जेक्टिव को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड हो गया। यहाँ हम रिस्ट्रिक्ट कब भी कर सकते हैं, यानी कि हम 2 कोल्ड ड्रिंक बनाते थे, ब्लैक और वाइट, अब हमने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, अब हमें ब्लैक नहीं बनानी, हम सिर्फ वाइट बनाएंगे, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और हम चेंज कर सकते हैं इट्स बिजनेस आइडिया। आज हम नींबू पानी बनाते थे, अब हमने क्या करा, नहीं हम शिकंजी बनाएंगे। या चेंज इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, कहाँ पर, जनरल मीटिंग में। ठीक है, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम आरओसी, आरओसी का अप्रूवल ज़रूर चाहिएगा। जब भी हम अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे हमें आरओसी से अप्रूवल लेना होगा, और फाइल कौन सा फॉर्म करना होगा, 23। इफ़ द चेंज अफेक्ट्स शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, अगर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है तो हमें अप्रूवल चाहिएगा कंपनी के लॉ बोर्ड से या फिर एनसीएलटी से कि हम इसको चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अपना। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है, ये कंपनी कैन चेंज इट्स लायबिलिटी स्ट्रक्चर, कंपनी अपनी लायबिलिटी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। एग्जांपल फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी टू लिमिटेड लायबिलिटी। इसका प्रोसीजर क्या होता है, अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, अप्रूवल चाहिए होता है हमें एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। फाइल क्या करना होता है, ऑल्टर्ड एमओए विद आरओसी। नेक्स्ट तो क्या होता है हमारा कैपिटल क्लॉज, एक कंपनी में इंक्रीज, रिड्यूस और रीस्ट्रक्चर इट्स कैपिटल। ये नॉर्मल बात है, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा था कैपिटल, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, कि कंपनी क्या करती है, इंक्रीज कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है और रीस्ट्रक्चर कर सकती है अपने कैपिटल को। इसका प्रोसीजर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े थे उसमें हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा था, लेकिन जब हम कैपिटल क्रॉस की बात करें तो हमें किसकी ज़रूरत है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, फॉर एन इंक्रीज इन कैपिटल। अगर इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है ना तो हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। फॉर्म 5 फाइल करना है आरओसी। इफ रिड्यूसिंग कैपिटल, अगर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी। अगर कैपिटल हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देंगे, और रिड्यूस करनी है तो अप्रूवल चाहिएगा एनसीएलटी से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रूल्स, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रूल्स ऑफ अ कंपनी, क्या क्या इसमें हमें चेंजेस लाने हैं। सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अलाउज अ कंपनी टू ऑल्टर इट्स एओए एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजंस, यानी कि हम किसी भी टाइम अपने एओए को चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजंस, यानी कि कौन कौन से लीगल प्रोविजंस होते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। यानी कि प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम ऑल्टर कर रहे हैं अपने एओए को तो इसका प्रोसीजर क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए का। सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी होगी, यानी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पासेस ए रेजोल्यूशन प्रपोजिंग चेंजेस, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करें जिसमें चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं उसको प्रपोज किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, द
प्रपोजल मस्ट बी अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, यानी कि जनरल मीटिंग में हमें क्या बताना होता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्रूव कर रहे हैं या नहीं वो कर रहे, और उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. फाइलिंग विद आरओसी, द ऑर्डर्ड एओए मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज यूजिंग फॉर्म एमजीटी 14, यानी कि एमजीटी 14 में विद इन 30 डेज हमें आरओसी को फाइल करना होता है कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी कि हमें अप्रूवल चाहिए होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज से इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो केसेस होते हैं, एग्जांपल चेंज अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है तो हमें उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है. अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी से और गवर्नमेंट बॉडीज में भी रिक्वायर्ड. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, यानी कि अगर हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी है, हमें उसे कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में, तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है. यानी कि ए प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगी तो उसकी क्या ज़रूरत होगी, उसे एओए में चेंज लाना होगा और अपने एमओए को भी चेंज करना होगा टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, हम और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हम पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकते. तो ये रिस्ट्रिक्शन होती हैं किसमें, पब्लिक कंपनी में. तो जब ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज होगी तो हमें सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको रिमूव करना होता है. ठीक है. द कन्वर्जन अलाउ कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक, कन्वर्जन जब होगा ना तो हमें अलाउ करना होगा पब्लिक को किस चीज़ के लिए, सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और लिस्ट ऑफ ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड राइज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. नेक्स्ट इसके लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं गवर्निंग द कन्वर्जन. कंपनीज एक्ट 1956 जो कि रिप्लेस हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013 से. सेक्शन 44 जो होता है ना कंपनीज एक्ट का 1956 में अलाउ करता था एक कंपनी को कि वो अपना स्टेटस चेंज कर सकती है प्राइवेट से पब्लिक में. अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है. रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हमें अप्रूवल किस किस का चाहिएगा जब हम प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स का, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज का और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का. नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा इस कन्वर्जन का. सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी. द फर्स्ट स्टेप इन द कन्वर्जन प्रोसेस इज टू ऑब्टेन अप्रूव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना हमें उनसे अप्रूवल लेना होगा कि हमें कन्वर्जन करना है और इसकी प्रोसेस आगे कंटिन्यू करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इशू आर नोटिस ऑफ अ बोर्ड मीटिंग, हम एक बोर्ड मीटिंग के लिए एक नोटिस इशू करेंगे कम से कम 7 दिन पहले, यानी कि हम 7 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक नोटिस भेजेंगे कि हमें कन्वर्ट करनी है अपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में. और जब वो बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी ना तो हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा. द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे कि हमारी कंपनी किस में, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. ठीक है. द ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए, हमने अपने एमओए और एओए को भी ऑल्टर करना पड़ेगा. और ऑथराइजेशन फॉर अ डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी टू फाइल नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. हमें हमेशा पता है जब भी हम एमओए और एओए को ऑल्टर करते हैं तो एक डायरेक्टर से या कंपनी सेक्रेटरी से हमें साइन कराना ज़रूरी है. तो हमें ऑथराइज़ कराना होगा कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया है या नहीं किया. और फाइल किसे करना होगा, आरओसी को. फिक्स द डेट फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. जब कन्वर्जन की बात होती है ना तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है. ये जनरल मीटिंग जो होती है ये किसके लिए होती है, शेयर होल्डर्स के लिए. और इसमें अप्रूवल चाहिएगा हमें कि हम अपनी कंपनी शिफ्ट कर ले, कन्वर्ट कर ले फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक में. स्टेप 2 है हमारा कन्वेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे, इशू आर नोटिस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू ऑल शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग. हमने सबसे पहला स्टेप कौन सा था, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी है. बिफोर 7 डेज पहले हमें क्या करना होता है, नोटिस इशू करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. और ऐसे ही जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करते हैं तो हम एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग हमें नोटिस भेजना होता है अपने शेयर होल्डर्स को. हमें पास करने होते हैं फॉलोइंग रेजोल्यूशन. पहला अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, यानी कि चेंज इन द नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड. खाली ये पहले हमने प्राइवेट लगाया था क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, और लिमिटेड अकेला कब लगता है, जब वो
पब्लिक कंपनी हो। फिर हमें ऑल्ट्रेशन करना होता है अपने एओए का, यानी रिमूवल ऑल प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमें उन्हें हटाना होता है। जैसे कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, 1 2 3, लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते थे, 50, लेकिन अब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है तो कितने हो जाएंगे, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड था, अब पब्लिक होते ही वो इजीली ट्रांसफरेबल है। प्रोहिबिटेशन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। पहले प्रोहिबिट था कि इनवाइट नहीं कर सकते हम पब्लिक को किस चीज़ के लिए, सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, लेकिन अब कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का नंबर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी को कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। फाइल फॉर्म MGT14 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा हमें ROC को विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हमें MGT14 फाइल करना है। ROC को विद इन 30 डेज हमें सारे रेजोल्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा। अब स्टेप 3 क्या बोलते हैं हमारा, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ROC। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं ROC को। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन, जैसे हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया तो कंपनी के लिए मस्ट हो जाएगा कि सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको फाइल करने होंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनी को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। यानी कि विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कौन सा था, 30 डेज के अंडर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने ही होंगे। पहला MGT14 फॉर फाइलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जो फॉर्म हम MGT14 फाइल करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन में, उसका क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमारा जो भी रेजोल्यूशन पास ऑन होगा वो, और अल्ट्रेशन ऑफ MOA और AOA, यानी कि हमारे MOA और AOA में जो भी चेंजेस आए होंगे वो बताने होंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म INC 27, यानी कि एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। यानी कि जो हम एप्लीकेशन कन्वर्जन की देते हैं वो किस में देते हैं, फॉर्म INC 27 में। यानी कि बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, यानी कि जो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है और शेयर होल्डर्स में के बीच में रेजोल्यूशन पास हुआ है वो। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, हमारी लिस्ट देनी पड़ेगी कितने मेंबर्स और कितने डायरेक्टर्स हैं। हमने रिवाइज कर लिया अपना MOA या AOA। और कंसेंट लेटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी कंसेंट लेटर भी ज़रूरी है। इफ़ एनी चेंजेस इन द डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो। डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी कन्फर्मिंग कंप्लायंस विद द लॉ, यानी कि एक डिक्लेरेशन डायरेक्टर देंगे और कंपनी सेक्रेटरी देंगे, यानी कि जितने भी कंप्लायंस हमारे लॉ में बताए गए हैं चेंज करने के लिए वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, अप्रूवल फ्रॉम द ROC से अप्रूवल मिलेगा अब हमें। तो द ROC विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूव द कन्वर्जन। ROC सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और अप्रूव कर देगा कन्वर्जन को। ए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा स्टेटिंग दैट द कंपनी इज नाउ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा कि हमारी कंपनी चेंज हो गई है और अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो कन्वर्जन का प्रोसेस था प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी का वो इतना ही था, सिर्फ 4 स्टेप्स थे छोटे छोटे। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अभी हमने पढ़ा प्राइवेट से पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होता है, अब हम देखेंगे पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो ए पब्लिक कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स MOA एंड AOA। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी प्राइवेट से पब्लिक में जाए, पब्लिक से प्राइवेट में जाए, हमारा सबसे पहले काम क्या होना है, हमें ऑल्टर करना होगा अपना MOA और AOA टू इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शंस। अब हम पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं तो हमें इंट्रोड्यूस क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्शंस करने होंगे कि रिस्ट्रिक्शंस है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि कन्वर्जन अलाउ करता है कंपनी को टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक में इजीली ट्रांसफर था, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो रिस्ट्रिक्शन। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट होनी चाहिए एंड अवॉइड एक्सटेंसिव पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ते हैं अब हम। स्टेप 1 क्या है, कन्वे अ बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इशू अ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करना होगा एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस। सेम हमने पहले पढ़ा था। हमें पास करना होगा बोर्ड रिजोल्यूशन द कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड। उस कन्वर्जन में क्या होने वाला है, हम पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें ऑल्ट्रेशन करनी होगी MOA की और AOA की। हमें ऑथराइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी की, हमें मतलब डॉक्यूमेंट्स बताने होंगे कि हमारे डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी सब चेक करेंगे कि वो लीगली फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो किसे देने होंगे, ROC को देने होंगे। फिक्स करनी होगी डेट किस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, जिससे हम शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल ले सकें। नेक्स्ट सेम वही हो गया, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नोटिस इशू करना होगा EGM का सारे शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। अभी तक सारा स्टेप हमारा सेम चल रहा है, जो हमने प्राइवेट से पब्लिक में करा था अभी हम सेम वही कर रहे हैं पब्लिक से प्राइवेट के लिए।
अब हमने नोटिस इशू कर दिया ईजीएम का शेयर होल्डर्स को, उसके बाद पास करने होंगे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, जिसमें हम नाम चेंज करने का बता रहे हैं। अब हम लिमिटेड से वापस से प्राइवेट लिमिटेड में पहुंच रहे हैं। हमें अल्ट्रेशन ऑफ एओए देना पड़ेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस आ गई एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू 50। पहले पब्लिक में अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते थे, लेकिन अब इसमें 50 मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं मैक्सिमम। रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। प्रोहिबिट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिवेंचर्स, यानी कि हम फ्रीली पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकते और हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा MGT 14 ROC को 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा विदिन 30 डेज हमें MGT 14 फाइल करना होगा ROC के पास कि हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं। अब स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन विद ROC को हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन, यानी कि जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ तो कंपनी ने सबमिट कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स किसको, ROC को, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम कौन सा था हमारा, विद इन 30 डेज, ठीक है। फिर हम MGT 14 फाइल करेंगे, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें क्या होगा, EGM की एक कॉपी होगी सर्टिफिकेट की, हमने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था, और ऑल्टर्ड MOA और AOA। फिर हम फाइल करेंगे INC 27 का फॉर्म, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन होगी कि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, जिसमें बोर्ड और शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन होंगे। लिस्ट होगी मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की, रिवाइज्ड यानी कि नए MOA और AOA होंगे, और कंसेंट लेटर होगा किसका, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स का। डिक्लेरेशन दी जाएगी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा कि भाई हमने सारे अपने फॉर्म्स जो है वो लीगली और बिल्कुल चेक करके एज पर लॉ हमने सब वेरीफाई कर लिया है। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, हमारा अप्रूवल मिल जाएगा हमें ROC से। द ROC विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और अप्रूव कर देगा इस कन्वर्जन को। एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा स्टेटिंग दैट द कंपनी इज नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर। अब आते हैं हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इससे हम कह सकते हैं टर्क्वेंट्स रूल, क्योंकि इसका एक केस स्टडी है, बहुत फेमस केस स्टडी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता क्या है। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। ये याद रखने वाली बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को, यानी कि थर्ड पार्टी जो कंपनी से डील कर रही है, बाय अज्यूमिंग दैट इंटरनल रूल्स कंपनी रूल्स एंड प्रोसीजर हैव बीन प्रॉपर्ली फॉलोड। यानी कि जब कोई कंपनी किसी थर्ड पार्टी से कोई डील करती है तो जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो अपने मन में सोच के रखते हैं कि अगर इस डील के बीच में कोई भी इंटरनल प्रोसीजर है जो कंपलसरी है कंपनी, जो कि कंपनी को ही करना है, तो वो अपने मन से एज्यूम कर लेती है कि कंपनी जो कर रही है ना वो सही करेगी। यानी कि जो भी इंटरनल कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास होना है इस डील को होने में, या फिर कोई शेयर होल्डर से मीटिंग होनी है, तो कंपनी उसको करेगी ही करेगी। ये थर्ड पार्टी खुद ही एज्यूम करके रख लेता है। अब इसमें थर्ड पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कंपनी उस प्रोसीजर को नहीं करती और झूठ बोल देती है कि हमने अपनी इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स थी वो कर ली, तो इसमें जो हमारा थर्ड पार्टी या हमारा आउटसाइडर होता है ना, हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि दैट यू आर सेफ। आपने सोचा था कि वो लोग ये कंपनी की ड्यूटी थी कि वो अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स करती है या नहीं करती, तो अगर वो कुछ एज्यूम कर रहे हैं ना आउटसाइडर कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और कंपनी नहीं कर रही है, तो इसमें गलती कंपनी की ही मानी जाएगी। इस तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है आउटसाइडर को। यहाँ पे सेम बात लिखी है, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करा आउटसाइडर को बाय एज्यूम करके दैट इंटरनल कंपनी रूल और प्रोसीजर हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड। हमने एज्यूम कर लिया कि इंटरनल रूल्स यानी कि कंपनी के इंटरनल रूल्स और प्रोसीजर्स हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड, वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। दिस डॉक्ट्राइन इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। ये डॉक्ट्राइन जो है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है, विच स्टेट दैट आउटसाइडर मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंपनीज पब्लिक डॉक्यूमेंट। बेसिकली इसमें दोनों बात दे रखी है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, विच स्टेट दैट आउटसाइडर हमेशा अवेयर रहेगा कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स से। यानी कि आउटसाइडर की ड्यूटी है कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना कंपनी के, वो आउटसाइडर को पता होने ही चाहिए। यहाँ पे जो होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, वो कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। और जहाँ इंडोर मैनेजमेंट की बात जाए, वो हमेशा
आउटसाइडर को ही प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर। इंडोर मैनेजमेंट किसके लिए? आउटसाइडर की हेल्प करेगा। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी हेल्प करेगा? हमेशा कंपनी की हेल्प करेगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडोर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम आउटसाइडर की मदद करेंगे। आउटसाइडर अपने मन से सोच लेगा कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो अपनी इंटरनल प्रोसीजर जो भी है उसकी वो हमेशा फुलफिल करेगी। और अगर कहीं भी ज़रूरत है ना किसी डील होने में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आउटसाइडर ये सोचेगा कि वो उसने कंपनी ने कर रखा है, और कंपनी ने अगर वो फुलफिल नहीं किया तो किसकी गलती है? कंपनी की ही गलती है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ इस डॉक्ट्राइन का? दिस डॉक्ट्राइन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ, ये हमेशा याद रखना है। जहाँ भी इंडोर मैनेजमेंट की बात आ जाती है वहाँ पे जो केस स्टडी है वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंड, यही हमने जो पढ़ा था ना टर्कवेंड, ये टर्कवेंड रूल, ये इसी बेसिस पे नाम रखा गया था इसका। एंड इज ऑल्सो नोन एज टर्कवेंड्स रूल। सेम वही बात हो गई। इट स्टेट दैट आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू वेरीफाई। आउटसाइडर अलाउ ही नहीं किया जाता वेरीफाई करने के लिए कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स हुए हैं या नहीं हुए, हैव बीन फॉलोड बिफोर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स फॉलो होने ज़रूरी है और कंपनी फॉलो नहीं कर रही, तो आउटसाइडर जाके चेक नहीं कर सकता कंपनी के अंदर कि कंपनी ने काम करा या नहीं करा। ये रहा, आउटसाइडर आर नॉट अलाउड टू रिक्वायर वेरीफाई वेदर कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड। क्लियर। इसीलिए जो गलती मानी जाती है कंपनी इंटरनल प्रोसीजर नहीं करती है वो सिर्फ कंपनी की ही होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्राइन, इसका प्रिंसिपल क्या है? Outsider dealing with the company are entitled to assume that the company's internal rules and formalities have been complied with. Outsider ने क्या सोच लिया? assume कर लिया कि कंपनी के internal rules और formalities complete है। Companies cannot डिनाई लाइबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन कंप्लाइंस, यानी कि अगर कंपनी ने काम नहीं करा और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रही है तो कंपनी उससे डिनाई नहीं कर सकती विद इंटरनल प्रोसीजर इफ़ द एक्सटर्नल पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ। यानी कि एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी, वो तो बिल्कुल प्योर मन से आ रहा है कि भाई हमें ट्रांजेक्शन करनी है, हमें डील करनी है, लेकिन कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो कंपनी को ही लाइबिलिटी आएगी कंपनी के ऊपर कि आपको ये फुलफिल करना होगा। अभी केस लॉ जो था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंड, अभी केस लॉ क्या था इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम द रॉयल ब्रिटिश बैंक, यानी कि कंपनी का डायरेक्टर है उसने बोरो कर लिया मनी किससे? रॉयल ब्रिटिश बैंक से। अकॉर्डिंगली टू द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट डायरेक्टर कुड बोरो मनी ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। यानी कि एक डायरेक्टर कब एक बैंक से पैसे ले सकता था? जब वो अप्रूव करा ले जनरल मीटिंग में, ठीक है, रेजोल्यूशन पास ऑन हो जाए जनरल मीटिंग में। द बैंक एज्यूम दैट द रिक्वायरमेंट रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बट डिड नॉट वेरीफाई इट। अब अभी तक केस में क्या हो रहा है? एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर ने बैंक से, रॉयल ब्रिटिश बैंक से मनी उधार ली, ठीक है। अब इस कंपनी का रूल था कि हमें रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। अब जो रॉयल ब्रिटिश बैंक था उसने अपने मन में सोच लिया कि भाई जब ये डायरेक्टर आया है तो इसने रेजोल्यूशन तो पास कर ही लिया होगा, उसके बाद ये पैसे मांगने आया है। लेकिन वो रेजोल्यूशन एक्चुअल में पास नहीं हुआ था और ना ही उस रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जाके चेक करा था कंपनी के अंदर कि भाई तुमने रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। लेटर द कंपनी रिफ्यूज टू रीपे द लोन। अब कंपनी ने मना कर दिया, भाई हम लोन रीपे नहीं कर रहे। अब वो आर्ग्यू कर रही है दैट नो रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास, क्योंकि रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ था तो हम मनी क्यों वापस करें? हम नहीं कर रहे वापस, कंपनी ने तो मना कर दिया। अब यहाँ जो थर्ड पार्टी हुई वो कौन हुई? रॉयल ब्रिटिश बैंक, जिसको अज्यूम कर लिया था जिसने कि हाँ भाई जहाँ पे इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स थी रेजोल्यूशन पास करने की वो पास हुई होगी जब भी तो डायरेक्टर मेरे पास आया। अब यहाँ पे क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक थर्ड पार्टी, उसने अज्यूम कर लिया कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स थी वो फुलफिल की गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिसकी वजह से जो डायरेक्टर था उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो इसकी जजमेंट क्या पास हुई? अब कोर्ट ने क्या बोला? द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द बैंक। कोर्ट ने बैंक के फेवर में बोला, स्टेटिंग दैट द बैंक वाज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द कंपनी हैड प्रॉपर्ली पास द रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन। यानी कि बैंक ने अज्यूम कर लिया कि कंपनी ने प्रॉपरली पास किए होंगे जितने भी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन थे। द कंपनी वाज बाउंड, कंपनी बाउंड की गई बाय द लोन एग्रीमेंट बिकॉज थर्ड पार्टी लाइक द बैंक कैन नॉट एक्सपेंडेड टू चेक द इंटरनल रेजोल्यूशन। यानी कि बैंक की क्राइटेरिया के बाहर था कि वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स में जाए और चेक करे। इसीलिए जजमेंट क्या आई कोर्ट से कि भाई जो बैंक था उसने अपने लिमिट्स के अंदर काम करा, उसने सोच लिया था कि लोन की रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बट हुआ क्या? वो पास नहीं हुआ और कंपनी को बाउंड कर दिया गया उस लोन एग्रीमेंट में।
इसका लीगल इम्पैक्ट क्या पड़ा? दिस केस इस्टेब्लिश द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक नया केस बन गया। इस केस ने इस्टेब्लिश करा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको? थर्ड पार्टी को, फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय कंपनीज इंटरनल इरेगुलरिटीज़। इनकी कंपनी के अंदर कोई भी अगर इरेगुलरिटी हो रही है तो वो प्रोटेक्ट करेगा थर्ड पार्टी को। क्लियर? यही था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसका मतलब क्या होता है? द टर्म अल्ट्रा वायर्स इज ए लैटिन फेस मीन्स बियॉन्ड द पावर। यानी कि अगर कोई कंपनी ना अपनी पावर के बाहर जाके कोई काम कर रही है तो उसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इन कॉर्पोरेट लॉ इट रिफर टू एनी एक्ट और ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय अ कंपनी दैट एक्सीड्स द पावर ग्रांटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उसकी पावर दे रखी है वो उससे बाहर निकल के अगर कोई काम कर रही है तो हम बोल देंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसमें क्या दे रखा है? इफ़ ए कंपनी एक्ट्स बियॉन्ड इट्स लीगल पावर्स, यानी कि कंपनी एक्ट कर रही है अपने लीगल पावर्स के बाहर जाके, सच एज एक्ट इज कंसिडर्ड वॉइड और अनइन्फोर्सेबल। अगर कोई भी कंपनी अपने पावर से बाहर जाके कोई काम कर रही है तो वो वॉइड हो जाएगा और अनइन्फोर्सेबल यानी कि एप्लीकेबल ही नहीं होगा। द कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट, यानी कि अगर कंपनी ने कोई काम कर दिया तो हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इवन इफ ऑल शेयर होल्डर्स एग्री। अगर सारे शेयर होल्डर्स एग्री भी हो जाते हैं तो हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। This doctrine ensures that companies operate within the scope of their objective and protect shareholders and creditors. यानी कि ये डॉक्ट्राइन क्या इंश्योर करता है कि कंपनी को ऑपरेट कैसे करना है? विद इन द स्कोप ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, जो उनके ऑब्जेक्टिव है उसी के अंदर अंदर उन्हें काम करना है जिससे उनके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स प्रोटेक्ट रहें। अब लीगल बेसिस ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट, इसके लीगल बेसिस क्या होते हैं? कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब रिप्लेस हो चुका है 2013 से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट, पावर एंड लिमिटेशंस, कंपनी की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पावर है और लिमिटेशंस हैं। एनी एक्ट आउटसाइड द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन द एमओए इज अल्ट्रा वायर्स एंड इनवैलिड। अगर कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव के बाहर है, आउटसाइड है, जो कि एमओए में लिखा हुआ है, वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा और इनवैलिड माना जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक केस लॉ, ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिजी। ये भी एक बहुत फेमस केस है। इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। द कंपनीज एमओए स्टेटेड दैट इट वाज फॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल रेलवे कैरेज। यानी कि कंपनी का एमओए क्या बोलता है कि आप सिर्फ क्या कर सकते हो? मैन्युफैक्चर कर सकते हो और सेल कर सकते हो रेलवे कैरेज को। ठीक है। द कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुए टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कि वो फाइनेंस कर सके कंस्ट्रक्शन को, रेलवे लाइन्स को, विच वॉज नॉट विद इन इट्स एमओए। हमारी कंपनी के एमओए में क्या था? सिर्फ वो मैन्युफैक्चर कर सकती है और सेल कर सकती है, लेकिन वो किस कॉन्ट्रैक्ट में आ गई कि वो फाइनेंस भी कर सकती है। फाइनेंस करेगी किसको? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन को। लेकिन ये हमारे एमओए में तो नहीं था ना, एमओए में सिर्फ इतना था मैन्युफैक्चर और सेल। अब यहाँ पे किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है? फाइनेंस करने के, फाइनेंस मतलब मनी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमारे विच वॉज नॉट विद इन इट्स एमओए। ठीक है। लेटर बाद में क्या पता चलता है? द कंपनी रिफ्यूज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी ने मना कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, आर्ग्यू करने लगी कि हमारे अल्ट्रा वायर्स था, यानी कि हमारी पावर में नहीं था कि हम किसी कंपनी को फाइनेंस करें, और उसने क्या करा? ये हमारे एमओए में नहीं है इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं अब। तो इस चीज़ का जजमेंट क्या है यहाँ पे? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि कोर्ट ने क्या बोला? रूल दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है यानी कि उसकी पावर के बाहर है ना, बियॉन्ड द पावर, और वॉइड है। सिंस द कंपनी हैड नो लीगल पावर टू इंगेज इन रेलवे फाइनेंसिंग, कंपनी के पास कोई पावर, लीगल पावर नहीं है कि वो रेलवे फाइनेंसिंग में इंगेज हो, तो द कॉन्ट्रैक्ट वाज अनइन्फोर्सेबल, यानी कि वो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। दिस केस एस्टैब्लिश द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इस केस के बेसिस पे ही डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आया था। तो ये होता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमने एक छोटी सी समरी देखी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, और हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। हमने 3 डॉक्ट्राइन पढ़े। हमने एमओए एओए पढ़ा, हमने उन दोनों अल्ट्रेशंस पढ़े कि किस तरीके से अल्ट्रेशन होते हैं। हमने कन्वर्जन पढ़ा, प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में। हमने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ा। तो टोटल जो हमारा चैप्टर था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और इसका अगर नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे 3rd यूनिट के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।